हेलो एवरीवन, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हरियाणा जीके की क्लास में हम जो हरियाणा की नदियों के बारे में टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था हरियाणा का नदी तंत्र, और नदी तंत्र की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि भाई हरियाणा में दो टाइप की नदियाँ हैं। एक तो वो नदियाँ, मतलब हम हरियाणा के नदी तंत्र को समझने के लिए या अपवाह तंत्र को समझने के लिए दो हिस्सों में बांटते हैं। एक उत्तर पूर्व की नदियाँ और एक दक्षिण पश्चिम की नदियाँ। उत्तर पूर्व मतलब जो नदियाँ शिवालिक पर्वतमाला से निकलती हैं, और दक्षिण की नदियाँ मतलब जो अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। तो पहले हमने वो समझी थी जो उत्तर पूर्व की नदियाँ हैं, और उसमें दो नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक तो यमुना नदी और दूसरी घग्गर नदी। यमुना हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, घग्गर हरियाणा की दूसरी बड़ी नदी है। अकेली हरियाणा की 12मासी नदी है यमुना। उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से निकलती है हरियाणा में, कहाँ से प्रवेश करती है, किन किन जिलों से होकर बहती है, वो सारा। उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने घग्गर नदी। अब हमारे पास इसी सीक्वेंस में तीसरी नदी है सरस्वती नदी। इन्हीं नदी में हमारे पास तीसरी नदी है सरस्वती नदी। ध्यान से बात समझनी है भाई। सरस्वती नदी की अगर बात की जाए तो देखो, सरस्वती नदी के बारे में एक तो मैंने आपको ये बताया था, उत्तर पूर्व में ये जो ऊपर शिवालिक पर्वतमाला है या हिमालय पर्वतमाला है, इसमें से एक नदी तो ये हमने आपको बताया था कि भाई ये जो नदी है ये है यमुना, जो हरियाणा के पूर्वी हिस्से से बहती है और यूपी के साथ सीमा रेखा बनाती है ना। यमुनानगर, करनाल, ये सारे देखे थे। एक इधर वाली नदी पड़ी थी घग्गर, कि ये दूसरी हरियाणा की बड़ी नदी है। घग्गर नदी ये दूसरी हरियाणा की बड़ी नदी है, और ये हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग से बहती है। मतलब यहाँ से कालका से, पंचकुला से प्रवेश करेगी, आगे चलेगी, कुछ हिस्सा हरियाणा में बहेगा, कुछ हिस्सा पंजाब में बहेगा, ऐसे चलेगी। तीसरी जो नदी है वो हमारे पास है सरस्वती नदी। आज हम जो पढ़ेंगे वो सरस्वती नदी और इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सरस्वती नदी है ये यमुनानगर जिले में एक यहाँ आती तो ऊपर से ही है, अगर लेकिन वर्तमान में अगर हरियाणा में देखें तो हरियाणा में यमुनानगर में आदि बद्री नाम की एक जगह है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। जहाँ पे जिस गांव से प्रवेश करती है उसका नाम है काठवाड़, तो उस गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में से होती हुई और यहाँ सिरसा जिले में आकर, मान लो ये सिरसा जिला है, यहाँ सिरसा जिले में आकर ये घग्गर नदी में मिल जाती है। ये जो सरस्वती नदी है ये सिरसा जिले में आकर और घग्गर नदी में मिल जाती है। ये वर्तमान वो रास्ता है जो समझा है सरकार ने, क्योंकि सरस्वती नदी के बारे में 3-4 बातें हैं। मैं अलग अलग से 3 टाइप से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सरस्वती के बारे में, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा। सबसे पहले, सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी हरियाणा की, मैं एक बार एक एक पॉइंट, इसमें 8-10 पॉइंट है और सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके आपको लिखाते चलता हूँ। देखो, सरस्वती नदी जो है उसका जिक्र एक तो सबसे, अब तो वर्तमान में हम सरस्वती देवी, विद्या की देवी जिसको हम बोलते हैं सरस्वती देवी, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है ना, उसी के नाम पर यह नदी है सरस्वती नदी। तो यह हरियाणा की सबसे प्राचीन, यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र नदी है। सबसे प्राचीन नदी कोई हरियाणा की पूछ ले तो भी सरस्वती, और सबसे पवित्र नदी पूछे तो भी सरस्वती। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में इस नदी को बैगवती नदी, पर्वतों को तिनके के समान ले जाने वाली नदी, या अति बलशाली नदी के नाम से भी जाना जाता था। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल में इसे, ऋग्वेद में इसे किसके रूप में जाना जाता था? तो ऋग्वेद में इसे अति बलशाली पर्वतों को तिनके के समान ले जाने वाली और एक तो बलशाली, एक पर्वतों को तिनके के समान ले जाने वाली, और दूसरा बेगवती नदी के रूप में भी वर्णित किया गया है, और बेगवती नदी के रूप में भी वर्णित किया गया है, रूप में भी वर्णित किया गया है।
ठीक है, ये नाम भी किसके हैं या किसके रूप में इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, तो इनके रूप में इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में आपको पता है कि माना जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास द्वारा इसी नदी के किनारे पर की गई थी, तो महाभारत से भी जुड़ा हुआ है ना। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है और महाभारत में माना जाता है कि भाई एक तो महाभारत की जो रचना है वो इसी नदी के किनारे वेद व्यास द्वारा की गई थी। दूसरा, महाभारत में इसकी जो लेंथ है वो लगभग मानी जाती थी कि 1600 किलोमीटर है और ये अरब सागर तक जाने वाली नदी थी, ठीक है। और इसका महाभारत में शैल्य पर्व और शांति पर्व में जिक्र भी मिलता है, ठीक है। तो महाभारत की रचना में कौन कौन से पर्व, तो महाभारत में इसका जिक्र मिलता है, एक तो शैल्य पर्व और एक मिलता है शांति पर्व, इसमें जिक्र मिलता है। महाभारत के समय में ये लगभग माना जाता है कि 1600 किलोमीटर लंबी नदी थी और ये अरब सागर तक जाती थी। 1600 किलोमीटर लंबी नदी थी और ये अरब सागर तक जाने वाली नदी थी। ये किसके अनुसार है, महाभारत के अनुसार है, ठीक है। दूसरा, इसके बारे में और भी बहुत सारी जगह जिक्र मिलता है, जैसे माना जाता है कि हर्षवर्धन जो हर्षचरित्र है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है, वायु पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है, रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। इन सब में किस किस में और जिक्र मिलता है इसके अलावा, एक तो रामायण में इसका जिक्र मिलता है, रामायण में, एक हर्षचरित्र में इसका जिक्र मिलता है, हर्षचरित्र में इसमें इसका जिक्र मिलता है, और एक मिलता है वो तो आपको पता ही है, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, उनके द्वारा भी इनका जिक्र किया गया है। अच्छा, वेदों में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है, वेदों में इसको कहा जाता है किसके नाम से, तो वेदों में इसको प्लाक्ष्वती और वेदवती के नाम से जाना जाता है ना। वेदवती तो हमने लिख भी दिया था, वेगवती के नाम से भी है, वेदवती के नाम से भी है और प्लाक्ष्वती के नाम से भी है। तो वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो है प्लाक्ष्वती के नाम से, दूसरा किस नाम से, एक इसको उसमें जाना जाता है वेद स्मृति के नाम से, और एक वेदवती के नाम से, ये 3 नाम से जाना जाता है वेदों में। क्या कह रहा हूं, ये 3 नाम से जाना जाता है वेदों में। लेकिन अगर सिर्फ ऋग्वेद की बात करेगा, किसकी, अगर सिर्फ ऋग्वेद की बात करेगा तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद में इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है अन्नवती और उदकवती। 2 और नाम है, एक तो है, कैसे लिखते हैं इसको, अन्नवती, और एक है उदकवती, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऋग्वेद में इसे अन्नवती और उदकवती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तो उस समय की बात है, ठीक है। और एक माना जाता है कि भाई गायत्री मंत्र का जो निर्माण है, गायत्री मंत्र का निर्माण है वो भी इसी नदी के किनारे हुआ, और कुछ लोग मानते हैं कि यह नदी पहले सारस्वत सागर में गिरती थी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका पहले की वीडियो में, आप देख लेना। पहले ये नदी सारस्वत सागर में आके गिरती थी। तो ये है सरस्वती नदी से प्राचीन बातें जो सरस्वती नदी से पूछेगा। अब बात करेंगे वर्तमान नदी की, है ना। एक बार ध्यान से समझो, सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे भाई एक तो विद्या की देवी है सरस्वती, हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद काल में इसे वेगवती, पर्वतों को तिनके के समान ले जाने वाली अति बलशाली नदी। महाभारत की रचना इसी नदी के किनारे वेद व्यास द्वारा की गई थी। महाभारत के शैल्य पर्व, शांति पर्व में इसका जिक्र मिलता है। उस समय इसकी लेंथ 1600 किलोमीटर थी, अरब सागर तक जाती थी। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, हर्षचरित्र में भी। माना जाता है गायत्री मंत्र भी इसी नदी के किनारे बने गए थे और ये सरस्वत सागर में पहले गिरती थी। वेदों में इसको प्लाक्ष्वती, वेद स्मृति व वेदवती के नाम से जानते हैं, और ऋग्वेद में स्पेशली इसको अनकवती व उदकवती के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं वर्तमान सरस्वती नदी के बारे में। यहाँ तक की बात तो है क्लियर। अब आते हैं वर्तमान सरस्वती नदी के बारे में। एक बार इनको मैं हटा देता हूँ और यहीं पे लिख देते हैं। अब आते हैं वर्तमान सरस्वती नदी के किनारे। तो वर्तमान सरस्वती नदी की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये निकलती है सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर नामक स्थान से। कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सिरमौर,
सिरमौर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। सिरमौर से निकलती है ना, इधर सिरमौर से निकलती है और ये आदि बद्री में, एक आदि बद्री कहेगा या गांव का नाम है काठवाड़, काठवाड़ या आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? या तो मिलेगा काठवाड़ गांव, गांव का नाम है काठवाड़, या आदि बद्री धाम भी हम इसको बोलते हैं। आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से होती हुई आगे चली जाती है। कहाँ कहाँ से? एक तो यमुनानगर खुद है यहाँ से, एक अंबाला है, एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में जब ये पेहवा के पास पहुंचती है, पेहवा जो घोड़ों के व्यापार के लिए विख्यात है, जब इस पेहवा के पास पहुंचती है तो इसके अंदर मारकंडा नदी मिल जाती है। तो आपसे पूछ लेगा मारकंडा किसकी सहायक नदी है? तो मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है। पेहवा में इसके अंदर कौन सी नदी आके मिल जाती है? एक मिनट रुकना भाई। पेहवा में इसके अंदर कौन सी नदी आके मिलती है? तो पेहवा में इसके अंदर आके मिलती है मारकंडा नदी। ठीक है, देखिए ये बात ध्यान रहेगी। उसके बाद आगे रुक जाओगे, उसके बाद आगे अगर हम बात करें, ये उससे आगे चलती है, ठीक है, और कैथल से होते हुए, कैथल, जींद, इनसे होते हुए और सिरसा जिले में आकर ये किस नदी में मिल जाती है? तो घग्गर नदी में मिल जाती है। तो अगर ये पूछेगा कि सरस्वती किसकी सहायक नदी है? तो घग्गर। और सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? तो मारकंडा भी है, टांगड़ी भी है, चुटांग भी है। बताएंगे कैसे कैसे, वो पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि मारकंडा नदी पेहवा के पास से इसमें मिलती है और आगे चल के घग्गर नदी में मिल जाती है सिरसा जिले में आकर। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई, ये घग्गर में मिलती है संगरूर जिलों में। एक अन्य के हिसाब से ये लगता है कि कुछ किताबों में ये लिखा है या कुछ भूगोलविदों ने ये जिक्र किया है कि ये संगरूर जो जिला है ना, उसमें आकर घग्गर नदी में मिलती है। सिरसा में नहीं, संगरूर जिले में आकर ये घग्गर नदी में मिलती है। ठीक है, अब लोग बागों का ये कह कि सर पहले आपने सुना होगा इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम। एक तो ये कभी नहीं, ये सिर्फ आप एक बोलने के तरीके से है, नहीं तो आज तक इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि भाई गंगा यमुना सरस्वती का इलाहाबाद में संगम होता है या नहीं। वहाँ पे लोगों ने गंगा और यमुना का तो संगम देखा है, सरस्वती की तो आप देख रहे हो डायरेक्शन ही इधर है और इलाहाबाद तो उधर पड़ेगा ईस्ट की तरफ, इसकी तो डायरेक्शन ही वेस्ट की तरफ है, तो ये तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भाई ये नदी में, पहले ये नदी एक पवित्र और बहुत बड़ी नदी थी, है ना, जो काफ़ी सारे इलाके को सिंचित करती थी। लेकिन एक भीषण भूकंप आया और उस भूकंप के कारण ये नदी ज़मीन के नीचे से होकर बहती है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं भाई, ये नदी किसी के श्राप के कारण ज़मीन के नीचे से होकर बहती है, और कुछ साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाई ये राजस्थान वाले इलाके से होकर अरब सागर तक जाती थी। और ये जो नदी है, ये एक भीषण भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण ये नदी अब भी है लेकिन ज़मीन के नीचे से है। और जो अजमेर, जैसलमेर, इधर सिरसा, इसकी तरफ से बहुत अंदर जब ज़मीनी ग्राउंड वाटर पे जाते हैं तो हमें मीठा पानी मिलता है। तो कहते हैं कि ये सरस्वती नदी के पानी का स्रोत है, क्योंकि सरस्वती नदी आज भी ज़मीन के नीचे से होकर बहती है। अब इस बात के अभी कोई खास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन सरकार ने फिर भी इसकी उत्थान के लिए सरकार ने इस पर ध्यान दिया और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया 2015 में, जिसका मुख्यालय है पंचकुला में और अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर, यानी इसके अध्यक्ष वही रहेंगे जो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है भाई, तो क्या ध्यान रखना है? सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ये एक यात्रा भी निकलती है, मैं बता दूंगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कब बनाया गया? 2015 में। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। अध्यक्ष कौन है? सीएम। तो अब सीएम है मनोहर लाल खट्टर, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था पहली नदी सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अब ये थी हमारे पास सरस्वती। ठीक है, तो दो हमने कल पढ़ी थी, यमुना और घग्गर। तीसरी नदी है सरस्वती नदी। अब आते हैं चौथी नदी के बारे में, इधर ध्यान से देखो। तो चौथी नदी हमारे पास है मारकंडा नदी। चौथी नदी है मारकंडा नदी। मारकंडा जो नदी है, यह भी हरियाणा की एक बरसाती नदी है।
ठीक है। इसको कई जगह अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। एक तो यही इसमें इंपॉर्टेंट आ गया कि किस नदी को अरुणा के नाम से भी जाना जाता है, तो मारकंडा नदी को अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मारकंडा नदी का नाम पड़ा है महर्षि मार्कंडेय के नाम पर। हिमाचल प्रदेश में नाहन के समीप धरतीधर नामक स्थान से निकलती है। काला अम्ब से अम्बाड़ा से हरियाणा में प्रवेश करती है। और अभी बताया था कि सरस्वती नदी में मारकंडा में आकर, पेहवा में आकर मारकंडा नदी मिल जाती है, मतलब कुरुक्षेत्र में। तो अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र में आती है और कुरुक्षेत्र में आकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में ये मौसमी नदी तो है, लेकिन कई बार इसमें पानी इतना ज़्यादा आता है कि ये बाढ़ का कारण बन जाती है और इसके बाढ़ के क्षेत्र को बैट के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ से ये मिलती है उसको माना जाता है कि, अब तो नहीं है पर पहले ये था कि ये सेनिया झील है एक, उसमें आकर सरस्वती में मिलती थी। इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है। टांगड़ी, नकटी, रण, बेगाना ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो 4-5 ही क्वेश्चन है। देखो, मारकंडा नदी को किस नाम से जानते हैं? अरुणा नदी के नाम से जानते हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के नाहन से कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में नाहन के समीप जो है धरतीधर, नाहन के समीप धरतीधर नामक स्थान से निकलती है। अम्बाड़ा के काला अम्ब से हरियाणा में प्रवेश करती है। मेरे भाई, काला अम्ब एक और गांव का नाम है जो पड़ता है पानीपत में, जो पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए जाना जाता है। काला अम्ब पर्यटन स्थल भी है, वो भी पढ़ेंगे। ये काला अम्ब अलग है, वो अलग है, मिक्स मत कर देना। काला अम्ब से आती है, कुरुक्षेत्र में आकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। कुरुक्षेत्र से सरस्वती नदी में मिल जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। और जहाँ से मिलती है उस वहाँ पर एक झील है, जिस झील को किस नाम से जाना जाता है? सेनिया झील के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ से ये मिलती है वहाँ पर एक झील है और उस झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सेनिया के नाम से जाना जाता है। इसके कारण अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में कई बार बाढ़ आ जाती है। तो इसके अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में इसके बाढ़ के मैदान को, इसके बाढ़ के क्षेत्र को बैट के नाम से जाना जाता है, बैट के नाम से। देखो, घग्गर का बाढ़ का क्षेत्र था नेल्ली और इसके बाढ़ का क्षेत्र है बैट। टांगड़ी, नकटी, रण और बेगना इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां, एक इम्पोर्टेंट तो है टांगड़ी, जो अगली नदी हम पढ़ेंगे। एक है रण नदी, एक है बेगना नदी और एक है टांगड़ी नकटी नदी। ठीक है, ये इसकी क्या है? तो ये इसकी सहायक नदी है। मारकंडा नदी की लेंथ है लगभग 90 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मारकंडा नदी की लगभग लेंथ कितनी है, तो आंसर आप दोगे सर इसकी लेंथ लगभग कितनी है? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नदी हमारे पास कौन सी है? मारकंडा। तो मारकंडा से अगली नदी है टांगड़ी। इधर ध्यान से देखो, ये थी मारकंडा। मारकंडा से अगली नदी है भाई टांगड़ी। इधर देखो, मारकंडा से अगली नदी है टांगड़ी नदी। ठीक है, टांगड़ी नदी के बारे में अगर बात की जाए तो भाई आपको याद रखना है, एक तो टांगड़ी नदी जो है वो मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये डगशई से भी आती है। एक तो क्या याद रखना है, ये मोरनी हिल्स से निकलती है, मोरनी हिल्स से निकलती है। मोरनी हिल्स का मेनली पंचकुला अम्बाड़ा के बॉर्डर पर है ये, तो वहाँ से निकलती है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई, ये सोलन से आती है, सोलन जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, तो कुछ लोग मानते हैं ये सोलन से आती है। जनरली बुकों में आपको और आपको अपने हिसाब से याद रखना है कि मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, 70 किलोमीटर चलती है और मुलाना, अम्बाड़ा के मुलाना में ही आकर ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। कितनी दूरी तय करती है? केवल 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और मुलाना जगह का नाम है अम्बाड़ा में, जहाँ पर इनके नाम से विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना में है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो वहाँ मुलाना अम्बाड़ा में आकर ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि टांगड़ी जो नदी है
ये मारकंडा नदी में आकर मिलती है मुलाना में। इसकी सहायक नदी एक तो बलियाली है और एक है आमरी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी एक तो है बलियाली और दूसरी सहायक नदी है आमरी। दो इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है, बलियाली और आमरी। ये जो बलियाली है ये तो निकलती है यहीं से, मोरनी हिल्स से ही निकलती है, और आगे मोरनी हिल्स में छज्जू माजरा गांव है एक, वहां से निकलती है। आमरी नदी जो है वो यमुनानगर के रादौर से आती है। ठीक है, बलियाली नदी तो कहाँ से निकलती है? तो ये तो निकलती है मोरनी हिल्स से ही, और ये कहाँ से है? तो आमरी नदी आती है रादौर। रादौर सबको पता है यमुनानगर की एक तहसील है, तो ये आती है कहाँ से? रादौर से। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, मोरनी हिल्स में से बलियाला और आमरी दोनों नदी निकलती है और ये वापस आकर टांगड़ी नदी में मिलती है। ठीक है, इस आमरी नदी को भाई गदरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आमरी नदी है ना, इसको गदरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, गदरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाला भी अब बहता है जिसको आमरी नाला के नाम से, ये भी पूछ लेते हैं आमरी नाला किस नदी में आके मिलता है, तो सेम आंसर रहेगा टांगड़ी नदी। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मारकंडा नदी और टांगड़ी नदी दोनों की दोनों अम्बाड़ा जिले से होकर बहती है। अम्बाड़ा जिले में मारकंडा नदी बहती है उत्तरी अम्बाड़ा से और टांगड़ी नदी बहती है दक्षिणी अम्बाड़ा से। मारकंडा नदी, ये ध्यान रखना है, फिर गड़बड़ मत कर देना। मारकंडा नदी बहती है उत्तरी अम्बाड़ा से, आगे आके तो मिल ही जाती है ये, और टांगड़ी नदी है दक्षिणी अम्बाड़ा से। टांगड़ी नदी है दक्षिणी अम्बाड़ा से। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 थी प्रमुख नदियां, घग्गर, यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगड़ी। इन 5 नदियों के बारे में क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे। देखो, अब छोटी छोटी कुछ नदियां हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और कुछ इससे स्टैटिक्स क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो अब सारे बच्चे ध्यान से। तो सबसे पहले अब एक तो आप एक छोटा सा सीक्वेंस समझो, एक डायग्राम समझो और उससे एक छोटा सा सीक्वेंस समझो। इधर देखो, मैंने आपको बताया कि भाई ये शिवालिक पर्वतमाला है, ये शिवालिक पर्वतमाला है या हिमालय की पर्वतमाला है। यहाँ से आती है यमुना नदी, ये पूर्वी हिस्से में बहेगी और पलवल से चली जाएगी, ये है यमुना, और पलवल से चली जाएगी यूपी में। इधर से आएगी घग्गर नदी, ये हरियाणा के पश्चिमी भाग से होकर जाएगी और यहाँ सिरसा से, ये सिरसा से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। ये नदी है घग्गर नदी। ठीक है भाई, उसके बाद तीसरी थी सरस्वती। सरस्वती नदी यहीं से आती है आदि बद्री से, ऐसे चलेगी आगे और सिरसा जिले में आकर घग्गर नदी में मिल जाएगी। ये नदी है सरस्वती नदी। उसके बाद आएगा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी यहाँ से बहती है, मारकंडा नदी जो है यहाँ अम्बाड़ा से बहती है और ये यहाँ कुरुक्षेत्र में आके मिल जाती है मारकंडा नदी सरस्वती नदी में। फिर आती है टांगड़ी नदी, ये टांगड़ी नदी है और टांगड़ी नदी भी कुछ दूरी चलेगी, केवल 70 किलोमीटर, और ये नदी आके मिल जाती है किसमें? मारकंडा में। मतलब एक तो यमुना तो हो गई अलग, यमुना को तो आप छोड़ दो। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो टांगड़ी नदी है, टांगड़ी, उसका पानी जाता है मारकंडा में। मारकंडा, मारकंडा का जाता है सरस्वती में और सरस्वती का जाता है घग्गर में। तो अगर आपसे पूछ ले टांगड़ी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा। मारकंडा किसकी है? सरस्वती। और सरस्वती किसकी है? घग्गर, है ना। यानी ये सीक्वेंस से एक दूसरे की सहायक है। टांगड़ी का पानी मारकंडा में तो ये दोनों सरस्वती की होगी, तीनों का फिर घग्गर में तो ये तीनों घग्गर की होगी। मतलब सीक्वेंस से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ नाम आते हैं जिनके बारे में आप छोटी छोटी बातें याद रखोगे। जैसे एक नदी आती है आपगा नदी, वैदिक ग्रंथों में इसे बहुत पवित्र नदी के नाम से माना जाता है और इसको वहां पर निचली खांड के नाम से भी जाना जाता है। एक और छोटी छोटी 4-5 नाम मैं लिखवाऊंगा आपको। पहला लिखो, इधर लिख देते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो। पहला है आपगा नदी। ठीक है भाई, आपगा जो नदी है ये वैदिक काल की पवित्र नदी है, वैदिक काल की पवित्र नदी है। इसे वैदिक काल में निचली खांड के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैदिक काल में
निचली खांड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक है चेतांग नदी, या जिसको चोटांग नदी भी कहते हैं। चेतांग नदी या जिसको चोटांग नदी भी कहते हैं, चेतांग नदी या इसको चोटांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये उस समय माना जाता था कि सरस्वती के समांतर बहती है। ये जो नदी है ये माना जाता था कि सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी थी, समांतर बहने वाली नदी थी। इसी नदी को कई जगह दृश्यदवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का नाम जो ब्रह्मावर्त था वो सरस्वती और दृश्यदवती के मध्य के क्षेत्र को आपसे पूछ लेगा, ब्रह्मावर्त किस क्षेत्र को माना जाता है, तो ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृश्यदवती के मध्य के क्षेत्र को माना जाता है। इस दृश्यदवती नदी को देखो, कुछ लोग मानते हैं कि चोटांग अलग नदी है, दृश्यदवती अलग नदी है। कुछ लोग मानते हैं कि चोटांग का ही दूसरा नाम दृश्यदवती है। इस नदी को गारा नदी के नाम से भी जाना जाता था और यह नदी पुराणों में पाप नाशनी नदी के नाम से भी विख्यात है। इस नदी को पुराणों में पाप नाशनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, पाप नाशनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाप नाशनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी माना जाता है कि भाई पहले सीधे घग्गर में मिलती थी और इसकी सहायक नदी है राक्षी नदी। और इसमें एक जगह भी है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि दृश्यदवती के किनारे एक सभ्यता थी जिसका नाम है सीसवाल सभ्यता, जो अपने हिसार जिले में पड़ती है ना। सीसवाल सभ्यता दिख रहा है नीचे तक, सीसवाल सभ्यता जो हिसार जिले में पड़ती है, ये माना जाता था कि दृश्यदवती नदी के किनारे है और इसकी सहायक नदी है राक्षी नदी। इसकी सहायक नदी है राक्षी नदी। तो राक्षी किसकी सहायक है, तो आप ध्यान रखोगे राक्षी चोटांग नदी की सहायक है। अब राक्षी नदी कहाँ से है, तो ये है भाई बिलासपुर से निकलते, बिलासपुर यमुनानगर से, और लाडवा में आकर चोटांग नदी में मिल जाती है। ठीक है, राक्षी जो नदी है, बस इतना ऐसा याद रखना है, राक्षी नदी जो है ये बिलासपुर से निकलती है। बिलासपुर कहाँ है, यमुनानगर में, यहाँ से ये निकलती है और आगे आके लाडवा में आके चोटांग नदी में मिल जाती है। लाडवा में चोटांग नदी में मिल जाती है, लाडवा में आकर चोटांग नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसी को राका नदी के नाम से भी जाना जाता है। राक्षी नदी को राका नदी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी है, एक छिटांग है, एक सिनीवाली है, एक वृद्धदीव है, एक कोशंकी है और एक अंबुमती है। ये नाम और आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँ। एक तो है अंबुमती, अंबुमती ये पूर्व की नदी है। इसके अलावा एक नदी है सिनीवाली, सिनीवाली या सिनवली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक है छिटांग नदी, छिटांग नदी। एक है वृद्धदीव, वृद्धदीव नदी, वृद्धदीव नदी। एक है कौशिकी नदी, कौशिकी नदी। ये जो नदियां हैं इनको भी हम उत्तर पूर्व की नदियों में सम्मिलित करते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा यमुना नदी जो नदी है ये ऐसी नदी है जो मुख्य हिमालय से आती है, मतलब शिवालिक के थोड़ा ऊपर से मुख्य हिमालय से आने वाली नदी कौन सी है, यमुना। बाकी नदियां शिवालिक से आती है। टांगड़ी नदी ऐसी है जो हरियाणा से, ये जो मैं लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टांगड़ी ऐसी नदी है जो हरियाणा से निकलने वाली नदी है। सबसे बड़ी नदी यमुना थी, इधर वाली बड़ी नदी घग्गर है, बाकी नदियाँ इसमें मिलती है। ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राक्षी नदी भी पता होना चाहिए, आपगा नदी भी पता होना चाहिए, चोटांग नदी भी पता होना चाहिए, दृश्यदवती। पहले माना जाता था कि सरस्वती और दृश्यदवती के बीच का जो क्षेत्र है उसको हरियाणा का प्राचीन नाम, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त। सुना होगा ना आपने, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त। तो ब्रह्मावर्त हरियाणा में कौन सा क्षेत्र था, तो ब्रह्मावर्त हरियाणा में यमुना सरस्वती और दृश्यदवती। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये सरस्वती, जैसे एक कुरुक्षेत्र में एक पर्यटन स्थल आता है जिसका नाम है सन्नीत सरोवर। तो ये सन्नीत सरोवर जो पर्यटन स्थल है ना, सन्नीत सरोवर के नाम से एक पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र में,
सन्निहित सरोवर के नाम से कुरुक्षेत्र में एक पर्यटन स्थल है। तो ये जो सन्निहित सरोवर है ना कुरुक्षेत्र में, जो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, एक तो यही पूछ लेगा कि सन्निहित सरोवर का संबंध किससे है, या भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला हरियाणा में कौन सा पर्यटन स्थल है। तो सन्निहित सरोवर इसको माना जाता है कि ये सरोवर 7 सरस्वतियों का संगम है। कुछ लोग मानते कि 7 अलग अलग नदी है जो सन्निहित सरोवर में आके मिलती थी, और कुछ लोग मानते कि नहीं भाई, ये सरस्वती नदी की 7 शाखाएं थी जो सन्निहित सरोवर में आकर मिलती है। ठीक है, तो ये था हरियाणा में उत्तर पूर्व की नदियाँ। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, उत्तर पूर्व की नदियों तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।